अब आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है सर्कल ज्योमेट्री। इस टॉपिक के गोल्डन नोट्स और स्पेशल पीडीएफ तैयार है, लेकिन कैसे मिलेगा ये मैं बीच में बताऊंगी, इसलिए ध्यान से क्लास देखो और अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहाँ रटाया नहीं सिखाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, प्लस क्वेश्चंस, लॉजिक अप्रोच सीखेंगे, प्लस फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनना। बिल्कुल। लेकिन ज्यामिति के नियमों में सीधे छलांग लगाने से पहले थोड़ा रुकते हैं। हाँ, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। एकदम। मतलब सोचिए, अगर किसी को अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट का ऑर्बिट समझना हो तो सबसे पहले क्या समझना होगा? सर्कल समझना होगा। सर्कल की ज्योमेट्री। हाँ। तो शुरुआत एकदम ABCD से करते हैं। बच्चों, इसे ऐसे समझो कि हमारे पास एक गोल गर्मा गर्म पिज्जा है। अरे वाह, पिज्जा है ना? इस पिज्जा का जो एकदम बाहरी किनारा है, जो क्रस्ट होता है, वो परिधि है, मतलब सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला 2πr होता है। बिल्कुल सही। और अगर इस पिज्जा को एकदम बीचों बीच से काट दें ताकि वो दो बराबर हिस्सों में बट जाए, तो वो कट हमारा व्यास यानी डायोमीटर है। एकदम बीच से जाने वाली लाइन। हाँ। और अगर पिज्जा को बस ऐसे ही कहीं से भी सीधा काट दें, जो किनारे के दो पॉइंट्स को मिलाए लेकिन सेंटर से ना गुजरे, तो वो क्या है? वो जीवा है। हाँ, मतलब कॉर्ड। बहुत ही स्वादिष्ट उदाहरण दिया। और बच्चों, इस पिज्जा के बिल्कुल बीच का जो पॉइंट है वो हमारा केंद्र है, मतलब सेंटर। हाँ, जहाँ से सब नापा जाता है। बिल्कुल। और केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है, रेडियस। और इसका सीधा सा लॉजिक है कि त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है ना? एकदम। अब अगर परिधि के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को देखें तो उसे चाप या आर्क कहते हैं। अच्छा, और जब एक जीवा वृत्त को काटती है ना बेटा, तो वो उसे दो टुकड़ों में बांट देती है, जिन्हें वृत्तखंड या सेगमेंट्स कहते हैं। तो जो बड़ा टुकड़ा है वो दीर्घ वृत्तखंड हो गया। हाँ, मेजर सेगमेंट। और छोटा वाला लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट। समझ गई। और वो बीच वाले कट की बात करें तो? हाँ, उससे दो बिल्कुल बराबर हिस्से बनते हैं, जिन्हें अर्धवृत्त या सेमी सर्कल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये तो हो गई एकदम बुनियादी भाषा। ये भाषा तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गई। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। ज्यामिति में अक्सर दो शब्द आते हैं, टैंजेंट और सीकेंट, मतलब स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। हाँ, बच्चे इसमें बहुत उलझते हैं। तो क्या आसान भाषा में ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों सीधी रेखाएं हैं? और क्या हर छेदक रेखा एक जीवा होती है? नहीं बेटी, ये बिल्कुल अलग है। इनका व्यवहार ना इंसानी स्वभाव जैसा है। वो कैसे? देखो, जीवा जो है वो वृत्त के अंदर ही कैद रहती है, उसकी दुनिया अंदर ही खत्म हो जाती है। अच्छा। और स्पर्शरेखा बहुत शर्मीली होती है, वो बाहर से सिर्फ एक बिंदु पर हल्के से छूकर निकल जाती है, अंदर झांकती भी नहीं। एकदम नहीं। लेकिन छेदक रेखा बहुत आक्रामक होती है, वो वृत्त को आर पार चीरते हुए दोनों तरफ बाहर निकल जाती है। अरे बाप रे। तो छेदक रेखा का जो हिस्सा अंदर रह जाता है, बस उसे जीवा कहते हैं। पूरी छेदक रेखा कभी जीवा नहीं होती। समझ रहे हो बेटा? क्या बात है, ये शर्मीली और आक्रामक वाला लॉजिक तो छात्र कभी नहीं भूलेंगे। बस यही तो हमारा मकसद है। अच्छा, अब जब हम हिस्से जान गए हैं, तो केंद्र के साथ इनका क्या गणितीय रिश्ता है? नियम बहुत तार्किक हैं बेटी। जैसे अगर सिर्फ दो बिंदु दिए हैं तो उनसे अनंत वृत्त बन सकते हैं, इन्फिनिट। हाँ, लेकिन अगर तीन नॉन कोलिनियर बिंदु हैं जो एक सीधी रेखा में नहीं है, तो केवल एक ही वृत्त बनेगा। जरा सोचने दीजिए, ऐसा क्यों? इसे कैमरे के ट्राइपॉड की तरह समझो बेटा। अच्छा, स्टैंड की तरह। हाँ, जैसे स्टूल को स्थिर रहने के लिए तीन पैरों की जरूरत होती है ना, वैसे ही एक वृत्त को अपनी जगह लॉक करने के लिए तीन बिंदुओं का सहारा चाहिए। ओह, मैं समझ गई। दो बिंदुओं पर वृत्त डगमगाता रहेगा। बिल्कुल, आकार बदलता रहेगा। ये ट्राइपॉड वाला लॉजिक एकदम सटीक है। और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के रिश्ते की बात करें तो क्या ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं? 100% हमेशा 90 डिग्री लंब होते हैं। ऐसा क्यों? मतलब 89 या 91 क्यों नहीं? क्योंकि बेटा, किसी भी बिंदु से सीधी रेखा तक की सबसे छोटी दूरी हमेशा लंब ही होती है। अच्छा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ। और स्पर्श रेखा सिर्फ छूकर निकलती है। हाँ। तो केंद्र से वहां तक की त्रिज्या ही सबसे छोटी दूरी है। इसलिए प्रकृति के नियम से वो 90 डिग्री पर लॉक हो जाती है। समझ गई। इसी सिमेट्री के कारण जब केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो वो उसे एकदम बीच से दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। जो सीधा आएगा वो आधा आधा बांट देगा। ये तो बहुत बढ़िया नियम है ना?
तो जो जीवाएं लंबाई में बराबर होती हैं, क्या वो केंद्र से भी बराबर दूरी पर होती हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे समझो कि केंद्र एक चुंबक है और बराबर ताकत वाली दो लोहे की छड़ें उससे हमेशा समान दूरी पर ही टिकेंगी। ये लॉजिक बहुत शानदार है। अब उस मशहूर नियम की बात करते हैं। कौन सा? वो कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। क्या हम इसे डबल पावर रूल कह सकते हैं? डबल पावर रूल बहुत ही सुंदर विचार है। मेरे दिमाग में एक टॉर्च का चित्र बन रहा है। अच्छा, बताओ बच्चों के लिए क्या चित्र है? मान लीजिए एक गोल कमरा है। हम एकदम केंद्र में खड़े होके दीवार पर टॉर्च मारते हैं। ठीक है। फिर हम पीछे हटकर दीवार पर पीठ टिका लें और उसी हिस्से पर टॉर्च मारें। तो अब हम दोगुनी दूरी पर है ना? हाँ। तो हमारा विजन सिकुड़कर आधा हो जाएगा, इसलिए परिधि वाला कोण हमेशा आधा होता है। बहुत ही शानदार। देखो बेटी, एग्जाम में याद रखना, जो कोण सीधा केंद्र पर बनेगा उसके पास परिधि वाले कोण से दुगनी पावर होगी। बॉस वाली पावर। हाँ। अगर परिधि पे 30 डिग्री है तो केंद्र पर 60 डिग्री होगा। समझ रहे हो बेटा? तो मेरे युवा साथियों, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? अगर केंद्र पर 100 डिग्री है तो परिधि पर कितना होगा? बिल्कुल, थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों। अगर परिधि पर नजर सिकुड़कर आधी हो जाती है तो 100 का आधा क्या होगा? 50 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब केंद्र से बाहर निकलते हैं, वृत्तखंड के अंदर के कोण देखते हैं। एक जादुई नियम है, एक ही वृत्तखंड के सभी कोण बराबर होते हैं। सेम सेगमेंट वाले। इसे कैसे विजुअलाइज करें? क्या ये सिनेमा हॉल जैसा है? एकदम सही पकड़े। मान लो कि सिनेमा हॉल का पर्दा एक जीवा है। अच्छा। अब चाहे कोई बाईं तरफ बैठे या दाईं तरफ, अगर वो एक ही गोलाई में है तो पर्दे का व्यूइंग एंगल बिल्कुल समान होगा। अरे वाह। इसलिए एक ही सेगमेंट के सारे कोण जुड़वा भाई बहन की तरह एक जैसे होते हैं। जरा रुकिए, अगर ऐसा है तो अर्धवृत्त का कोण कैसा होगा? अर्धवृत्त का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये कैसे? उसी डबल पावर रूल से। सेमी सर्कल में जीवा खुद व्यास होती है। व्यास एक सीधी रेखा है, मतलब केंद्र पर 180 डिग्री। तो परिधि पर उसका आधा जाएगा। बिल्कुल, 180 का आधा 90 डिग्री। और हाँ, जगह छोटी तो कोण बड़ा। दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है और लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है। एकदम इनवर्स रिलेशन है। अब ज्यामिति के उस गेम चेंजर की बात करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, चक्रीय चतुर्भुज। हाँ, इसका नियम है कि आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 होता है। सप्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? अगर मैं कोई अजीब सा चतुर्भुज बना दूं, एक भुजा बहुत लंबी और एक छोटी, तो भी क्या जोड़ 180 होगा? हाँ बेटा, आकार कैसा भी हो, क्योंकि आमने सामने के दो कोण मिलकर पूरी परिधि को कवर कर लेते हैं। अच्छा। अगर पूरा वृत्त केंद्र पर 360 डिग्री बनाता है तो परिधि पर उसका आधा ही होगा ना। 360 का आधा 180। ओ, अब समझी। और बेटा, इसका जो बाहर का कोण है, बहिष्कोण, वो हमेशा सामने वाले अंदर के कोण के बराबर होता है। इसे सीधा एग्जाम में बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। 1 मिनट रुकिए, अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसके एक्स्ट्रा सवाल और पूरा पीडीएफ मैंने वेबसाइट पर डाल दिया है। अगर तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और नए छात्र सब्सक्राइब करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च करें सोल स्टडी न्यू अपडेट और पहली वेबसाइट खोलकर नोट्स ले लें। बाद में माइक्रो कॉपीज जरूर बनाना। हाँ, नोट्स और माइक्रो कॉपीज जरूर बनाना बच्चों, बिना रिविजन सब हवा हो जाता है। बिल्कुल। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक सब बाउंड्री के अंदर था। हाँ, वृत्त के अंदर। लेकिन जब रेखाएं वृत्त के बाहर आपस में टकराती हैं, तब क्या फॉर्मूले बनते हैं? बहुत ही मजेदार नियम है। मान लो बाहर कोई बिंदु है, वहां से हम दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उनकी लंबाई बराबर होनी चाहिए ना? बिल्कुल बराबर होती है। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि हम बाहर से वृत्त पर एक गुलेल तान रहे हैं। गुलेल के दोनों रबर बैंड की लंबाई बराबर होगी, तभी तो बैलेंस बनेगा। बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। गुलेल का संतुलन एकदम सही मेंटल पिक्चर है। इसके बाद एकांतर वृत्तखंड कोण आता है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये नाम तो बड़ा भारी है। इसे सिंपल बनाते हैं। स्पर्श रेखा और जीवा के बीच जो कोण बाहर बनता है वो वृत्त के अंदर दूसरी तरफ वाले कोण के बराबर होता है। अच्छा, बस इतना ही? हाँ, एक तरह का मिरर इफेक्ट है। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। लेकिन सर, इसके बाद जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के फॉर्मूले आते हैं वो तो बच्चों को बहुत डराते हैं। कॉमन टेंजेंट्स वाले। हाँ, अनुस्पर्शी और तिर्यक टेंजेंट के फॉर्मूले। इतने सारे R1, R2 और D में तो पक्का कंफ्यूजन होगा। बच्चे याद कैसे रखेंगे? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से समझें तो दोनों फॉर्मूले का ढांचा सेम है। √D² वाला। हाँ, फर्क सिर्फ
त्रिज्याओं के जुड़ने या घटने में है। बस ये ट्रिक याद रखो। डायरेक्ट यानी अनुस्पर्शी रेखाएं सीधी होती हैं, तो क्या होगा? वो टकराती नहीं है, इसलिए वहां त्रिज्याओं का अंतर लेते हैं, मतलब माइनस। अच्छा, डायरेक्ट में माइनस। और ट्रांसवर्स यानी तिर्यक रेखाएं क्रॉस करती हैं। जहां चीजें क्रॉस होती हैं वहां ताकत जुड़ जाती है, तो वहां त्रिज्याओं का योग लेते हैं, मतलब प्लस। बहुत आसान है। सीधा सीधा में माइनस और क्रॉस में प्लस। ये लॉजिक तो छप गया दिमाग में। एक और जगह छात्र बहुत फंसते हैं। कहाँ पर? जब दो जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर काटती हैं, इंटरसेक्शन में। हाँ, लेकिन ये सबसे समय बचाने वाला नियम है। मान लो दो जीवाएं बिंदु P पर काटती हैं। नियम कहता है कि पहली जीवा के दोनों टुकड़ों का गुणनफल दूसरी के टुकड़ों के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब AP गुना PB बराबर CP गुना PD। बिल्कुल, क्योंकि वो अंदर समरूप त्रिभुज बनाते हैं। बस ध्यान ये रखना बेटा कि दूरी हमेशा उसी कटान बिंदु P से नापनी है। ये तो थ्योरी हो गई। अब इन ट्रिक्स को सीधा परीक्षा के सवालों पर अप्लाई करते हैं। बच्चों, थोड़ा पॉज करके खुद ट्राई करो, अपनी कॉपी में सॉल्व करो। बिल्कुल। मान लो दो जीवाएं बाहर P पर मिल रही हैं। पहली रेखा का बाहर का हिस्सा 5 है और अंदर का 10 है। ठीक है। दूसरी रेखा का बाहर का हिस्सा 3 है, अंदर का x है। तो x कैसे निकलेगा? पुराने तरीके से तो बहुत टाइम लगता, लेकिन शॉर्टकट से दूरी P से नापनी है। सही कहा। P से पहला बिंदु 5 की दूरी पर और दूसरा 5 और 10 मिलाकर 15 की दूरी पर। तो पहला गुणा हुआ 5 गुणा 15 यानी 75। और दूसरी रेखा के लिए बाहर 3 है, पूरी लंबाई 3 + x होगी। तो समीकरण बनी 3 गुणा ब्रैकेट में 3 + x बराबर 75। एकदम सही। 3 को 75 से काटो तो 25 बचा, मतलब 3 + x की वैल्यू 25। तो x सीधा 22 आ गया। क्या बात है! अलजेब्रा के डरावने सवाल सिर्फ एक लाइन के गुणा में बदल गए। यही मेरा मकसद था। जब नियम का क्यों समझ आ जाए तो कोई सवाल मुश्किल नहीं लगता। यही है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की असली ताकत। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कौन स्टूडेंट सच में प्रेपरेशन कर रहा है। जो अभी PDF डाउनलोड करके माइक्रो कॉपी बनाएगा वो कमेंट में लिखे राइट सोल स्टडी न्यू अपडेट राइट। इससे पता चलेगा कि आप सीरियस हो। अभी कमेंट करो, वीडियो शेयर करो और तुरंत गूगल पे सोल स्टडी न्यू अपडेट सर्च करके नोट्स कंप्लीट करो। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद। अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों। खूब अभ्यास करो। जय हिंद। अब आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है ट्रायंगल। इस टॉपिक के गोल्डन नोट्स और स्पेशल PDF तैयार हैं, लेकिन कैसे मिलेगा ये मैं बीच में बताऊंगी, इसलिए ध्यान से क्लास देखो और अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहाँ रटाया नहीं सिखाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मैथ विषय का ट्रायंगल टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, प्लस क्वेश्चंस, लॉजिक अप्रोच सीखेंगे, प्लस फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई कर सको। तैयार हो मेरे प्यारे बच्चों? तो आज की इस गहन चर्चा में ना हम ट्रायंगल यानी त्रिभुज के 3 मास्टर कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं। पहला है इसके अलग अलग केंद्र, दूसरा है त्रिभुजों की समरूपता और तीसरा उनकी सर्वांग समता। बिल्कुल। और देखो बच्चों, ज्यामिति सिर्फ रटने के लिए नहीं होती। हम एकदम बेस से शुरू करेंगे। मतलब सबसे पहले त्रिभुज की आंतरिक संरचना को समझते हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मतलब अगर एक त्रिभुज के अंदर हम कोई लाइन खींचते हैं तो वो माध्यिका भी हो सकती है या फिर शीर्ष लंब भी। दोनों में फर्क क्या है? यही तो मेन पॉइंट है। देखो, सबसे पहले माध्यिका यानी मीडियन को पकड़ते हैं। माध्यिका का काम बहुत सिंपल है। ये किसी भी कोने से या शीर्ष से निकलती है और सामने वाली भुजा के एकदम बीचों बीच यानी मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये सामने वाले हिस्से को आधा आधा बांट देती है? बिल्कुल सही। इसे ऐसे याद रखो जैसे दो भाइयों में एक चॉकलेट को बिल्कुल आधा आधा बांटना हो। माध्यिका मतलब मध्य या बीच का हिस्सा बांटना। अरे वाह, ये चॉकलेट वाली ट्रिक बढ़िया है, इससे भूलेंगे नहीं। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम शीर्षलंब या एल्टीट्यूड की बात करें ना, तो ये आधा आधा नहीं बांटता। ये तो बस शीर्ष से सीधा 90 डिग्री पर नीचे गिरता है। मतलब जैसे छत से सीधे नीचे एक पत्थर गिराना हो, वो बीच का पॉइंट नहीं ढूंढेगा, बस सीधा गिरेगा गुरुत्वाकर्षण की तरह। एकदम सही पकड़ा। ये तो हो गई माध्यिका और शीर्षलंब। अब आते हैं लंबार्धक और कोणार्धक पर। इनके नाम तो थोड़े भारी लगते हैं सुनने में। नाम पर मत जाओ बच्चों, काम बहुत आसान है इनका। लंबार्धक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो रेखा है जो भुजा के मध्य बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाए। अच्छा, और कोणार्धक?
वो रेखा है जो किसी कोने यानी एंगल को दो बराबर हिस्सों में काट दे। समझ लो बेटा, लंबार्धक भुजा को काटता है और कोण अर्धक कोने को काटता है। आप लोग अपनी कॉपी में साथ साथ ड्रॉ करते चलो। हाँ, ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। अब देखो, जब ये सारी रेखाएं त्रिभुज के अंदर एक दूसरे से मिलती है ना, तो कुछ जादुई बिंदु बनते हैं। जादुई बिंदु मतलब हमारे त्रिभुज के अलग अलग केंद्र, राइट? बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक या सेंट्रॉइड की। जब सारी माध्यिकाएं एक जगह मिलती हैं तो उसे केंद्रक कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का 2.1 रेशियो रूल है ना? हाँ, 2.1 का रेशो। और ये बच्चों को रटना नहीं है, समझना है। माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में काटती हैं। मतलब एक बड़ा खंड होगा और एक छोटा खंड। तो अगर मैं पूछूं कि अगर AG 10 सेंटीमीटर है तो थोड़ा पॉज करके खुद ट्राई करो और बताओ GD क्या होगा? सोचो बच्चों। 5 सेंटीमीटर, शाबाश। बड़ा हिस्सा 10 है तो छोटा आधा ही होगा ना? अब बिल्कुल सही। अब केंद्रक के बाद आते हैं लंब केंद्र और परिकेंद्र पर। जहां सारे शीर्ष लंब मिलते हैं वो लंब केंद्र होता है। और जहां भुजाओं के लंबार्धक मिलते हैं वो परिकेंद्र है। पर सर, ये परिकेंद्र करता क्या है आखिर? बहुत अच्छा सवाल है। परिकेंद्र से ना तीनों शीर्षों की दूरी बिल्कुल बराबर होती है। मतलब अगर हम वहां से एक वृत्त या सर्कल बनाएं तो वो तीनों कोनों को बाहर से छुएगा। इसे परित्रिज्या कहते हैं। अच्छा, मतलब बाहर बाहर एक सर्कल बन जाएगा? हाँ, और अब आता है अंतः केंद्र यानी इन सेंटर। ये कोण अर्धकों के मिलने से बनता है। तो क्या इसमें सर्कल अंदर बनता है त्रिभुज के? एकदम सही। इसकी खास बात यह है कि ये तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, इसलिए वृत्त बिल्कुल अंदर बनता है। तो मेरे युवा साथियों, इसे अपनी उंगलियों पर याद रखो। माध्यिकाएं मतलब केंद्रक, शीर्ष लंब मतलब लंब केंद्र, लंबार्धक यानी परिकेंद्र और कोण अर्धक से बना अंतः केंद्र। एक मिनट रुकिए, अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसके एक्स्ट्रा सवाल और पूरा PDF मैंने वेबसाइट पर डाल दिया है। अगर तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और नए छात्र सब्सक्राइब करें। PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पे सर्च करें सोल स्टडी न्यू अपडेट और पहली वेबसाइट खोलकर नोट्स ले लें। बाद में माइक्रो कॉपी जरूर बनाना। तो अब तक हमने केंद्रों को समझा, पर यहाँ एक लुका छिपी का खेल भी है। लुका छिपी? क्या ये सारे केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही रहते हैं? बिल्कुल नहीं, सारे हमेशा अंदर नहीं रहते। लेकिन दो वफादार दोस्त हैं, केंद्रक और अंतः केंद्र। अच्छा, ये दोनों वफादार हैं? हाँ, चाहे त्रिभुज समकोण हो, न्यून कोण हो या अधिक कोण हो, ये दोनों हमेशा अंदर ही रहेंगे। मतलब ये घर के पक्के बच्चे हैं जो कभी बाहर नहीं जाते। सही कहा। लेकिन लंब केंद्र और परे केंद्र ना अपनी जगह बदलते रहते हैं। वो कैसे खिसकते हैं? देखो, अगर न्यून कोण है यानी एक्यूट तो दोनों अंदर रहेंगे, लेकिन समकोण यानी राइट एंगल में कहानी पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, और बच्चों ये एग्जाम का सबसे जरूरी पॉइंट है, ध्यान देना। बिल्कुल। समकोण में लंब केंद्र ठीक 90 डिग्री वाले शीर्ष पर जाकर बैठ जाता है और परिकेंद्र कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल मध्य बिंदु पर आ जाता है। देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, समकोण त्रिभुज में ये केंद्र एकदम बाउंड्री पर बैठ जाते हैं। और अगर अधिक कोण हुआ तो? अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज में दोनों त्रिभुज के बाहर चले जाते हैं। मतलब घर के बाहर निकल जाते हैं। एकदम सही। पर अगर त्रिभुज एकदम परफेक्ट हो यानी समबाहु या इक्विलैटरल हो तो क्या होगा? वहां तो सब कुछ बराबर होता है ना। हाँ, यहाँ सब कुछ एक हो जाता है। माध्यिका, शीर्ष लंब, लंबार्धक और कोण अर्धक सब एक ही रेखा बन जाते हैं। अरे वाह! और चारों केंद्र भी एक ही बिंदु पर आ जाते हैं, मतलब सब संपाती हो जाते हैं। ये तो सच में जादू है। अच्छा, अब आकारों के जादू की बात करते हैं, यानी समरूपता या सिमिलैरिटी। अगर आसान भाषा में समझें तो जैसे आप और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, शक्ल सेम है, बस साइज अलग है। बेहतरीन उदाहरण। नियम यह है कि तीनों कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में बढ़ती या घटती हैं। बिल्कुल, और परिमाप भी भुजाओं के अनुपात में ही होता है। साथ ही संगत माध्यिकाएं भी समानुपाती होती हैं। लेकिन क्षेत्रफल का क्या? वो भी उसी अनुपात में रहता है? नहीं, यही सबसे क्रूशियल रूल है। क्षेत्रफल का अनुपात ऊंचाइयों या भुजाओं के वर्गों यानी स्क्वायर्स के समानुपाती होता है। ध्यान से नोट करो बेटा, साइड डबल होगी तो एरिया 4 गुना होगा। ये स्क्वायर रूल बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा आता है। एकदम सही कहा आपने।
अब इसी से जुड़े दो बहुत जरूरी थ्योरम है। पहला है थेल्स प्रमेय। थेल्स थ्योरम। इसमें अगर एक समांतर रेखा खींची जाए तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात पे काटती है। और दूसरा है मध्य बिंदु प्रमेय, जिसमें मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी और उसके समानांतर होती है, राइट? बिल्कुल। और एक और है कोण अर्धक प्रमेय। कोण की अर्धक रेखा सम्मुख भुजा को अपनी अगल बगल की भुजाओं के अनुपात में ही काटती है। आप भी कॉपी में सॉल्व करो बच्चों। अगर AB 4 है और AC 6 है तो BD और DC का अनुपात क्या होगा? निकालो बच्चों, बहुत आसान है। 4/6 यानी 2/3। शाबाश। अब आते हैं सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस पर। समरूपता तो समझ गए, अब सर्वांग समता क्या है? नाम में ही अर्थ है सर्वंग सम, मतलब सभी अंग समान। बिल्कुल। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो समझो सब कुछ बराबर होगा। संगत भुजाएं, संगत कोण, क्षेत्रफल, परिमाप, सब कुछ एकदम एग्जैक्ट कॉपी। पर क्या हमें सब कुछ नापना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि वो सर्वांग सम है या नहीं? नहीं, ज्यामिति ने इसे आसान कर दिया है। इसके 4 सिद्धांत हैं। पहला SSS यानी भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं बराबर। अच्छा, और दूसरा? दूसरा RHS यानी समकोण कर्ण भुजा, मतलब एक 90 डिग्री का कोण, कर्ण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। हाँ, ये दोनों तो बहुत आसान है। तीसरा है SAS यानी भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। और चौथा ASA यानी कोण भुजा कोण। यहाँ SAS और ASA में ना बीच शब्द पर फोकस करना हीरो हीरोइन, वरना एग्जाम में पक्का गलती हो जाएगी। कोण या भुजा एकदम बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। अगर बीच में नहीं होगा तो पूरा लॉजिक ही गलत हो जाएगा और ढांचा गिर जाएगा। सोचिए अगर त्रिभुज के इन नियमों का इस्तेमाल पुलों और इमारतों के निर्माण में ना हो तो क्या वो टिक पाएंगे? ज्यामिति सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों तरफ की दुनिया को मजबूत बनाती है। इस पर विचार करना। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कौन स्टूडेंट सच में प्रिपरेशन कर रहा है